हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज इंडियन ज्योग्राफी का यानी भारतीय भूगोल का अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसे कि पिछले लेक्चरों में हमने क्या भारत के द्वीपों तक की चर्चा कर ली थी, आज हम भारत की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें हम विधिवत तरीके से आपको पढ़ाएंगे, पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आज तक जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है सब चीजें इसमें हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, आपको लॉजिक लगा के पूरी तरीके से समझाएंगे। बस आप पूरा लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि आपने यदि ये लेक्चर देख लिया ना तो आज के बाद आपको कभी भी चट्टानों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरे ऊपर गारंटी छोड़ दो। ठीक है, अब देखो चट्टानी से थोड़ा सा पढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन चट्टानों से ये पूछ लेता है कि कभी मान लो जो भारत में 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो उन 6 तरह की चट्टानों में किसी भी एक चट्टान का पूछ लेगा। सपोज दैट धारवाड़ की चट्टानों का पूछ लिया कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ, तब तो आप फंस गए, क्योंकि आपने रटा नहीं था, वो चीजें थी नहीं। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो कालों के लिए हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, भौगोलिक सरणी के थोड़ा सा हमें भौगोलिक स्थिति संरचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम जब उसमें आपको पृथ्वी का विज्ञान पढ़ाएंगे, साइंस उसमें पढ़ाएंगे, तो सोलर सिस्टम सारी चीजें, एस्ट्रोनॉमी में सारी चीजें कवर हम कराएंगे। जब पृथ्वी पढ़ाएंगे एस्ट्रोनॉमी में, तो उसमें ये सारी चीजें हमने उसमें बताऊंगा, विधिवत तरीके से बताऊंगा कि क्या चीजें कैसे होती है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पर जानना जरूरी है ये चीजें भी, तभी तो हम चट्टानें आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब काल ही आपको नहीं पता होगी तो फिर चट्टानें भी क्या मतलब है पढ़ने से। तो देखो काल क्या हुआ कि जब पृथ्वी बनी, मतलब कि जब पृथ्वी पहले क्या था आपको पता ही है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी के बाद सभी धीरे धीरे पदार्थ बनना स्टार्ट हुए। तो पदार्थ बनने के साथ क्या हुआ कि पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी जब निर्माण हुआ तो पूरे एक आग के गोले के रूप में उसका निर्माण हुआ था। आग का गोला था पूरा। धीरे धीरे वो क्या हुआ, पृथ्वी ठंडा होने लगी और नई नॉर्मल धातु चट्टानों के रूप में बनना स्टार्ट हुई। तो पृथ्वी के ठंडे होने के बाद हमने क्या किया कि कुछ उसको भागों में बांट दिया। जो आज तक का युग था, जिससे कि उस सभी युगों में हम उसको 4 युग में मुख्यतः बांट दिए। अब क्या हुआ कि जो पहला हमने महाकल्प दिया, एरा दिया, तो उसको उसका नाम दे दिया प्री पैलियोजोइक। ठीक है, ये महाकल्प था यानी एरा था, प्री पैलियोजोइक महाकल्प। अब इसको हमने क्या कर दिया कि इसमें कोई युग नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी, उस समय ना जीवों की उत्पत्ति हुई थी ना कुछ भी हुआ था, सिर्फ नॉर्मल पृथ्वी ठंडी हुई थी। तो इसलिए हमने इसको कोई भी युग इसको नहीं दिया। अब हाँ, इसमें काल जरूर बांट दिए हमने कि 2 काल हुए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी होने के जो ठंडी हुई तो सैलों और जीवाश्मों की, जिसमें आर्कियन युग में क्या था कि पूरी तरीके से कमी थी, इसमें कुछ भी न सैल था न जीव था, कुछ भी नहीं था। तो उस युग को हमने क्या कर दिया, आर्कियन युग का निर्माण कर आर्कियन बोल दिया। लेकिन प्री कैम्बियन में क्या हुआ कि प्री कैम्बियन युग में समुद्रों में धीरे धीरे जीवन होना स्टार्ट हो गया था। मतलब जीवों की यहाँ पर उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई थी। और जो धारवाड़ की क्रम की चट्टानें हैं तुम्हारी, और अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ तो इसी काल में हुआ था, प्री कैम्बियन युग में। तो ये था पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को हमने 2 भागों में बांट दिया। पता चल गया आपको, आर्कियन युग और आर्कियन काल या प्री कैम्बियन काल। ठीक है, तो आर्कियन जो काल था ये पूरी तरह से जीवों से आभा था। यहाँ पर कोई भी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अब क्या हुआ कि दूसरा हमने देखा कि पैलियोजोइक को हिंदी में क्या कहते हैं, पुराजीवी महाकल्प। मतलब यहाँ पर धीरे धीरे जीवों का उत्पत्ति इस काल में हो गया। प्रथम युग, इसको मैंने क्या दे दिया, प्रथम युग नाम इसका दिया। अब देखो, यदि आप इसको अपने धर्म से कंपेरिजन करो, सपोज दैट देखो यहाँ पर मुझे कोई धर्म की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, किसी धर्म की पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा मत लेना। मैं इसको एक उससे जोड़ रहा हूँ, आपके जो हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म में आपने कभी देखा होगा, जो आप होगे हिंदू धर्म को तो उनको पता ही होगा कि हम उसमें भी बताया है कि हमने 4 युग में उसको बांटा। सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया और कलयुग हो गया। तो ये चीजें आपने देखा होगा कि उसमें हमने, और सतयुग में आपने क्या देखा कि सतयुग में भगवान विष्णु सबसे पहले कछुए और मछली का अवतार लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, सभी सृष्टि की रचना करते हैं और धीरे धीरे सभी चीजें यहाँ से उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही तो सतयुग है। इसमें यदि देखा जाए पृथ्वी के, यही तो सारी चीजें उत्पत्ति होती है। बात समझ में, पेड़ों का भी होता है, जीवों की भी उत्पत्ति होती है, जमीन में चलने वाले जीवों की भी धीरे धीरे यहाँ से उत्पत्ति होती है। तो मतलब यहाँ से क्या होगा, हर चीज यहीं से सब उत्पन्न होता है। तो हमने इसको प्रथम युग को, पैलियोजोइक जिसको कहते हैं, इसको क्या दे दिया, प्रथम युग। यदि आपकी भाषा में, आपके धर्म की भाषा में कहते हैं तो सतयुग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 वर्गों में हमने इसको बांट दिया। कैम्ब्रियन हो गया, आर्डोविंसियन हो गया, सिल्यूरियम हो गया, डिगोनियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया, पर्मियन हो गया।
तो कैम्ब्रियन युग क्या था कि इसमें अपसादी सैलों के यानी सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ। बर्फ यहाँ पर पिघलना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, और भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर वनस्पतियां भी धीरे धीरे होने लगी, और सबसे मुख्यतः बात कि यहाँ पर शैवालों की उत्पत्ति हो चुकी थी। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ था, शैवाल बनना स्टार्ट हो गए थे पूरी तरीके से, यानी थोड़ा जीव क्या थे, समुद्र में ही पलना बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। और वो जीव कैसे थे, जिन बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे, नॉर्मल थे क्योंकि उनमें ना देख सकता था वो इंसान, जीव शैवाल नहीं देख सकता था, तो मतलब शैवालों की यहाँ पर उत्पत्ति हो गई। इसके बाद आर्डोविंशियंस काल में क्या हुआ कि वनस्पतियों का धीरे धीरे यहाँ पर समुद्र में विस्तार होने लगा और जीवों का भी विस्तार होने लगा। समुद्र में रेंगने वाले, अब यहाँ पर आर्डोविंशियन में मुख्यतः क्या हुआ, समुद्र में रेंगने वाले जीव पैदा हो गए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जीवों की उत्पन्न हुई, लेकिन अभी भी क्या था कि स्थल यानी जमीन में भी जीव अभी पैदा नहीं हुए थे। सिर्फ जीव कहां तक सीमित थे, समुद्र तक ही सीमित थे। समुद्र में ही जीवों का विकास हो रहा था। आर्डोविंशियंस तक, कहां तक, आर्डोविंशियंस तक मैंने देख लिया कि समुद्र तक ही यहाँ पर जीव पाए जाते थे। इसके बाद सेल्यूरियम के में क्या हुआ कि सेल्यूरियम में धीरे धीरे रीढ़ वाले जीवों का भी उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जीवों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। जो रीढ़ की हड्डी वाले सर्वप्रथम जीव, वो का उद्भव सेल्यूरियम में होता है। समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर मछलियां भी सेल्यूरियम काल में होती है, उत्पत्ति होती है। और रीढ़ वाले जीवों का काल इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रीढ़ वाले जानवर जब जीव पैदा हुए तो इसीलिए इसको सेल्यूरियम को रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। पौधों का भी इसी काल में निर्माण हुआ, प्रवाल जीवों का भी इसी समय निर्माण हुआ। तो पौधे भी जमीन पर उगना स्टार्ट हो गए, और वो पौधे कैसे थे, बिना पत्तियों वाले पौधे हुआ करते थे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ये पौधे ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद सेल्यूरियम का देख लिया। डिबोनियस का देखो, डिबोनियस काल क्या था कि डिबोनियस काल एक हलचल का, पृथ्वी में जब बहुत ज्यादा हलचल हो गई, बहुत सारे जीव एकाएक उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए, तो इसीलिए इसका हम हलचल का डिबोनियन काल को हलचल का काल भी कहते हैं, क्योंकि एकाएक यहाँ पर बहुत सारे जीव पैदा हुए, बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला पृथ्वी में, बहुत सारी हलचलें हुई। ठीक है, डिबोनियन काल में तो क्या हुआ कि ऐसे में मत्स्य युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सार्क मछलियों को तो उदय सेल्यूरियम में हो गया था, लेकिन सार्क मछली का उदय डिबोनियन काल में हुआ था। बहुत सारी मछलियों की प्रजाति का उत्पन्न हुई, इसलिए यहाँ पर डिबोनियन काल में हमने क्या देखा, मछलियों का काल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाइयां क्या थी, 40 फीट लगभग थी डिबोनियन काल में। तो मतलब कि अब पेड़ भी बड़े बड़े होने स्टार्ट हो गए थे। अब क्या हुआ, कार्बोनिफेरस जो काल था, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ कि यहाँ पर इस काल में उभयचरों का विकास विस्तार हुआ, और रेंगने वाले जीव यानी रेप्टाइल स्थल में भी पाए जाने लगे। अभी तक क्या था कि डिबोनियन काल में तक जितने भी जानवर थे, जितने भी जीव उत्पन्न हुए, वो समुद्र में ही उत्पन्न हुए, अभी तक जमीन में नहीं आए। लेकिन कार्बोनिफेरस काल में जीवों का उत्पन्न कहाँ, जमीनों पर भी हुआ। और सबसे पहले जो जीव आए जमीन पर वो कौन सा, मगरमच्छ आया था, कछुआ। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। और क्या था कि यहाँ पर कार्बोनिफेरस काल में ही कोयले की उत्पत्ति हुई। मैंने क्या बताया, कोयला कैसे बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखो डिबोनियन में पेड़ तो निकलने लगे थे, लगभग 40 फीट के हो गए थे, और कार्बोनिफेरस काल में भी लगभग 100 फीट के पेड़ हो रहे थे। तो ये जब पेड़ क्या हुए, गिरे, कटे और धरती पर दब गए, तो यहाँ इनसे क्या निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस काल में ही हमें कोयला देखने को मिलता है। कोयला की उत्पत्ति किस काल में होती है, कार्बोनिफेरस काल में हुई। और स्थल पर जीव कहाँ किस काल में आए, कार्बोनिफेरस काल पर ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद पर्मियन युग की देखते हैं। पर्मियन युग क्या था, जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगी, बहुत सारे जीवों का निर्माण हुआ, यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियों का होगा, जीवों की प्रजातियों का, बहुत सारी वनस्पतियों की प्रजाति का निर्माण पर्मियन युग में हुआ। तो ये था आपका पैलियोजोइक यानी प्रथम युग। यानी जब यहाँ पर धीरे धीरे पैलियोजोइक में क्या हुआ, जीवों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, वनस्पतियों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, तो वो कौन सा जीव था, पैलियोजोइक था। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों का निर्माण अगले होता है। इसके बाद मेसोजोइक युग था। ठीक है, इसे हम द्वितीयक काल भी कहते हैं, यानी द्वितीयक युग भी कहते हैं मेसोजोइक को। ठीक है, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा, टियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। टियासिक युग कौन सा युग था, टियासिक युग में क्या था कि तीव्र गति से चलने वाले, जैसे केकड़ा हो गया, मगरमच्छ हो गए, ठीक है, कछुआ हो गए, इन सब मेढक हो गए, तो ये सब का निर्माण किसमें हुआ था, टियासिक काल में होता है। ठीक है, मतलब जो ऐसे जानवर जो बहुत तेजी से चल सकते हैं,
उनको क्या कहते हैं, लवास्टर कहते हैं उन जीवों को। तो लवास्टर प्राणियों का यहाँ पर टियासिक में उदय होता है। और दूसरा चीज क्या होता है, आर्कियोटेरिस का निर्माण होता है। आर्कियोटेरिस क्या होता है बेटा, आर्कियोटेरिक ऐसा जानवर हुआ करता था कि जो कंगारू जैसे हुआ करता था, कंगारू के सामान होता था, लेकिन फर्क क्या होता था कि आर्कियोटेरिस क्या उड़ भी सकता था स्थल पर और चल भी सकता था, आकाश में उड़ भी सकता था और स्थल पर चल भी सकता था। ठीक है, तो उसे हम आर्कियोटेरियस का, इसीलिए टियासिक को आर्कियोटेरियस का भी काल कहते हैं। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद जुरासिक तो पता ही होगा सबको आपको कि डायनासोर का उत्पत्ति होती है, डायनासोर की जुरासिक पार्क में उत्पत्ति होती है, सॉरी जुरासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति होती है। इसके बाद क्रिटेशियस में देखते हैं, क्रिटेशियस में क्या हो गया कि एंजियोस्पर्म आवृत वाले जीवों पौधों का विकास प्रारंभ हुआ। मतलब कि अब क्या हुआ, जो फल होता था, फल के अंदर बीज इसमें निकलना स्टार्ट हुआ। क्रिटेशियस की बात हो गई, ठीक है, क्रिटेशियस में हो गया। इसके बाद सेनोजोइक में देखते हैं, सेनोजोइक मतलब तृतीयक युग, तृतीयक महाकल्प की बात करते हैं। इसको हमने 4 भागों में बांटा, पैलियोसीन, इयोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो सबसे पहले पैलियोसीन की बात करते हैं। तो पहले सीन में सर्वप्रथम स्तनपायी यानी जो बंदर हुआ करते थे उनका निर्माण हुआ। वो भी बंदर कैसे हुआ, पूंछहीन यानी बिना पूंछ वाले बंदरों का निर्माण यहाँ पर पैलियोसीन में होता है। इयोसीन में क्या होता है, बंदर का निर्माण होता है, गिम्बन का निर्माण होता है, ठीक है, एपी का निर्माण होता है और हाथी होता है, घोड़ा होते हैं, इन सब का रेनोसेन यानी गैंडा होता है, सुअर आदि का निर्माण इयोसीन काल में होता है। मतलब अब यहाँ पर बड़े बड़े जानवरों का निर्माण होना, वो तो उत्पन्न होना, उदय होना, वो स्टार्ट हुए, ठीक है, कहाँ पर, इयोसीन काल में। तो हमारे जैसे पूर्वज जो थे हमारे पूर्वज कौन कौन से थे, पहले सबसे पहला एपी था, एपी के बाद चिंपैंजी, चिंपैंजी के बाद आपका गोरिल्ला, गोरिल्ला के बाद आपका होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के बाद होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस के बाद मॉडर्न मैन। तो ये हमारी प्रजाति थी। तो इनका भी धीरे धीरे यहाँ पर उदय होना स्टार्ट हुआ। सभी हमारे जो पूर्वज थे तो उन सब का यहाँ पर निर्माण होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद ओलिगोसीन में बिल्ली हो गया, भालू हो गया, कुत्ता का निर्माण ओलिगोसीन में हुआ। मायोसीन में क्या हुआ कि मायोसीन में जो 60 फीट के बड़े बड़े आकार के शार्क मछली, ठीक है, पुच्छहीन बंदर, जल पक्षी कौन कौन से, जैसे हंस हो गया, बतख हो गया या फिर आपका पेंगुइन हो गया। तो ये सब का निर्माण कहाँ होता है, मायोसीन में होता है, ठीक है। इसके बाद हाथी का विकास भी मायोसीन काल में ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें ध्यान रखना कि क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछेगा कि हाथी का विकास कौन से काल में हुआ है, तो मायोसीन में। अब देखो प्लायोसीन क्या था कि अब यहाँ का सेनोजोइक की ये अंतिम अवस्था थी, मतलब अंतिम युग था प्लायोसीन। तो प्लायोसीन में क्या होता है कि यहाँ पर को बहुत सारे जानवरों का नस्ल प्रजाति समाप्त हो गई, जैसे आर्कियोटेरिक्स हो गया, ठीक है, स्तनपायी बहुत सारे जीवों का यहाँ पर विनाश होना स्टार्ट हो गया। बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर नष्ट हो गई, सार की प्रजाति में कम आ गई, बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजाति में कम आ गई। तो यहाँ पर ये युग को एक कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक युग था, जो पूरी तरीके से सारी चीजें, बहुत सारी चीजें धरती में बहुत सारे जानवरों बहुत सारी चीजों की प्रजाति को खत्म कर दिया, ठीक है, प्लायोसीन। अब उसके बाद में हम चर्चा करेंगे क्यों, क्योंकि कैसा यहाँ पर क्या हुआ, घटना हुई कि ऐसी चीजें कैसी हो गई, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम इसको विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें चर्चा करेंगे सारी चीजें आपको। इसके बाद नियोजोइक की बात करते हैं। तो नियोजोइक में जो आज का युग चल रहा है, यानी आपके हिसाब से बात किया जाए तो कलयुग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मनुष्यों का निर्माण हुआ, ठीक है, मनुष्यों की प्रजातियों का निर्माण हुआ, बहुत सारे जानवरों का निर्माण हुआ। तो इनमें से 2 भाग थे, प्लीस्टोसीन था और होलियोसीन था, ठीक है, जो आपका हिमालय का निर्माण था इसी काल में हुआ। तो इन सब में हम बात करते हैं, ठीक है। सेनियोजोइक में बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ, बहुत सारे ये पठारों का निर्माण हुआ, तो मनुष्यों का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, जीवों का निर्माण हुआ, तो इनमें हुआ। और ये होलियोसीन जो अभी आपका युग चल रहा है, एक समय बाद ये भी खत्म हो जाएगा कुछ ही राज बाद, अब नई प्रजाति का उत्पन्न होगा, नए जानवर उत्पन्न होंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। मनुष्य और विकसित हो गया, ऐसा हो सकता है कि मनुष्यों की प्रजाति भी समाप्त हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि कैसे क्रम में है। अब हम इसके हिसाब से देखते हैं कि चट्टानों का निर्माण हुआ किसके क्रम से कैसे हुआ। तो देखो भारत में आप देखते हो कि विविधताओं वाला देश है, कि यहाँ पर प्रकार की विभिन्न जलवायु पाई जाती, विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की यहाँ पर पर्वत पठार पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। भारत में वैसे 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं,
मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन सी, नोट करो। सबसे पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके बाद दक्कन ट्रैप। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार की भारत में चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इसके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये उनके क्रम के अनुसार बनी है, लिखी गई हैं कि जो जिस क्रम में ये बनी है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, इसके बाद आर्कियन क्रम की चट्टानें के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, धारवाड़ क्रम के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी, विंध्यन क्रम के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो ये उनके काल के अनुसार कभी कभी यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मतलब सही लगाने की, जोड़ी लगाने का पूछ लेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना कि सबसे पहले कौन सी चट्टाने का निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम की, उसके बाद धारवाड़ की क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का, उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों और सबसे आखिरी में दक्कन ट्रैप। तो आर्कियन क्रम की चट्टाने की बात करते हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखो। जब पृथ्वी ठंडी हुई, मैंने बताया आपको प्री पैलियोजोइक जो था, ठीक है, अभी इसमें बताया कि जो हमारा प्री पैलियोजोइक काल था, ठीक है, उसको हमने आर्कियन क्रम और प्री कैम्ब्रियन युग में बांट दिया, ठीक। तो प्री कैम्ब्रियन युग में जब हमने देखा कि प्री कैम्ब्रियन युग में किसका निर्माण देखा, अरावली पर्वत को और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण देखिए। लेकिन उससे पहले आर्कियन क्रम के जो हमारा युग था, उसमें हमने क्या देखा कि पृथ्वी ठंडी होने के बाद सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो कौन सी थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। तब यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमने आर्कियन युग देखा तो उसमें देखा ना कोई भी जीव थे, ठीक है, किसी भी ना जीव का विस्तार हुआ। तो यदि आपसे ये पूछा जाए आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ, तो आर्कियन युग में हुआ। पहला चीज यहाँ पर इफेक्ट हो गया। इसके बाद इस चट्टानों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस चट्टान में किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की धातुएं या किसी भी प्रकार की जीवाश्म नहीं पाए गए। क्यों जीवाश्म नहीं पाया गया? क्योंकि तब तक तो बने ही नहीं थे भाई जीवाश्म, जीव तो थे ही नहीं, तो जीवाश्म कैसे यहाँ पर होंगे। तो ये एक नॉर्मल रॉक थी जिसमें कुछ भी नहीं पाया गया। तो इसका निर्माण कब हुआ? जब पृथ्वी हमारी शीतलन के कारण ठंडी होने के बाद सबसे पहले किसी चट्टान का निर्माण होता है। तो कौन सी चट्टान थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब देखो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं कहां पर, ये चीजें ध्यान रखो। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, तो ये जो कर्नाटक वाला रीजन है, कर्नाटक आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें आपकी, मैं लिखे देता हूं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो ये कर्नाटक वाला जो रीजन था, तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र था, ये कौन सा था? आर्कियन क्रम का चट्टानें। तो कर्नाटक में कहाँ था? बेल्लारी जिला हो गया आपका। तो यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई थी। बुंदेलखंड हो गया, नीलगिरी का कुछ भाग हो गए, तो यहाँ पे बने नहीं है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ भागों में यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई थी, ठीक। अब बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें की। बस आर्कियन क्रम की चट्टानें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं पूछेगा। यही सब पूछेगा कि सबसे पहली चट्टान, जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो चट्टान कौन सी थी, तो कुछ नहीं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ, तो आपको लगा दिया आर्कियन युग में।
ठीक है। दूसरा चीज, ये निर्माण कब, ये मतलब ये बनी कब, पृथ्वी के ठंडे होने के तुरंत बाद सबसे पहली जो चट्टान का निर्माण हुआ वो कौन सी थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये पाई कहाँ पर जाती है भारत में, बेल्लारी जिला हो गया, कर्नाटक में एक बेल्लारी जिला है वहां पर पाई जाती है, बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड ये वाला जो रीजन है तो यहाँ पर पाई जाती है। फिर नीलगिरी के किनारे भागों में, नीलगिरी जो पर्वत है यहाँ, ठीक है, तो नीलगिरी के किनारे भागों में पाई जाती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में यहाँ पाई जाती है। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। देखो, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी ठंडी होने के बाद देखा मैंने कि कहीं आपने सब पढ़ा होगा कि पृथ्वी में बहुत सारे गड्ढे थे, हर जगह कहीं ऊंचा ऊंचा भाग था, कहीं नीचे भाग था। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ भाग नीचे दब गए, ठीक है, शीतलन के कारण, और कुछ भाग यहाँ पर ऊपर उठ गए। इसके बाद वर्षा होने के पश्चात जब वर्षा हुई पृथ्वी पर तो बहुत सारी जो ऊपर की मिट्टियां थी, ऊपर की चीजें थी, तो वो उनका अपक्षय हुआ, ठीक है, अपर्दन हुआ, नक्षादन हुआ, जिसके कारण गड्ढे जो थे वो भर गए और समतल हो गए। तो समतल होने के बाद जो उनका समतलीकरण हुआ, जिसे हमने क्या कर दिया, धारवाड़ के क्रम की चट्टान। समतलीकरण से क्या हुआ, जो चट्टानों का निर्माण हुआ जहां पर वो दबने की मिट्टियां दब गई, बहुत सारे जीव जंतु दब गए, तो उसको क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः दो जगह पाई जाती, कर्नाटक में पाई जाती और राजस्थान में पाई जाती। तो राजस्थान में अरावली जो पर्वत के आसपास क्षेत्र हैं वहां पर पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। और कर्नाटक में 3 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से 3 जिले हैं, सबसे पहला हो गया धारवाड़ जिला। धारवाड़ कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। इसके बाद जिसके कारण ही धारवाड़ जिले के कारण ही इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान पड़ा, ठीक। धारवाड़ हो गया, बेल्लारी हो गया आपका, ठीक है, और हो गया शिमोगा। तो शिमोगा हो गया, धारवाड़ हो गया, बेल्लारी। तो कर्नाटक में 3 जगह हैं, कौन कौन सी, कर्नाटक में धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी, ठीक है। तो इन तीनों जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और अरावली पर्वत के आसपास भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो मैंने क्या बताया कि अरावली का इसका निर्माण कैसे हुआ कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, ठीक है, ठंडी होने के बाद बहुत सारे जगह, कहीं ऊंचा भाग था तो कहीं नीचे दब गया, बहुत सारा भाग नीचे दब गया तो कहीं ऊपर उठ गया। तो जब वर्षा हुई, वर्षा होने के पास जब मिट्टियों का अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, नक्षादन हुआ, तो जिसके कारण मिट्टियों का क्या हुआ, समतलीकरण हुआ। और समतलीकरणों से जब चट्टानों का, जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो कौन सी थी, धारवाड़ क्रम के चट्टानें। और ऐसा कब हुआ, इसका यदि हम एज पूछते हैं, इस चट्टान का एज का, इस चट्टान का किस काल में निर्माण हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। ये चीजें ध्यान रखना। तो धारवाड़ क्रम का वेरी इंपॉर्टेंट कि किस काल में इसका निर्माण होता है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर कि जो भारत की ये सबसे अच्छी चट्टानों में से मानी जाती है, क्योंकि जितनी भी महंगी धातुएं हैं या महत्वपूर्ण धातुएं हैं इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है। धारवाड़ के क्रम में जैसे कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल लोहा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, स्वर्ण हो गया यानी सोना हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, जस्ता हो गया, इसके बाद टंगस्टन हो गया। तो ये मुख्यतः तांबा हो गया। तो ये जो मुख्यतः धातुएं हैं ये कौन सी आती हैं, कहां पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। लोहा हो गया, स्वर्ण हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया और टंगस्टन हो गया, ठीक है। तो ये मुख्यतः कहां पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही ये सभी धातुएं पाई जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि आपका स्वर्ण कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, लोहा, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं, तो देखो कर्नाटक में एक जगह है, एक खदान है, कोलारहट्टी की खदान है। ठीक है, कोलारहट्टी की खदान है, कर्नाटक। आपको पता होगा यदि कि यहाँ पर क्या होता है, ये काहे की खदान है, कोलारहट्टी की खदान है, सोने की खदान है, ठीक है। तो जो कोलार गोल्ड माइंस केजीएफ आप मूवी देखे हो इसी के ऊपर बनी है, ठीक है ना। तो कोलारहट्टी की क्या है, कोलार एक जगह है, ठीक है, कर्नाटक में कोलारहट्टी की खदान है, यहाँ से सोना निकाला जाता है।
तो बेटा जो वहां पर चट्टाने हैं ना, वो चट्टाने कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, ये चीजें ध्यान रखना। तो कोलार क्या है, कोलार से यदि ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि हीरा कौन से सोना कौन से खदानों से निकाला जाता है, कोलार हट्टी की खदान से जो सोना निकलता है वो किस चट्टान से निकलता है, तो कौन सा होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टाने होंगी। ठीक है, तो कोलार हट्टी की खदानें कहाँ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हमारा सोना निकलता है। अब ये कर्नाटक में कोलार हट्टी की खदानें, ये तो पता ही है, यहाँ से सोना निकलता है। तुम जो जितनी भी मैक्सिमम यहाँ की महत्वपूर्ण धातुएं हैं भारत की, तो सभी कौन सी किस चट्टानों से निकलती है, तो धारवाड़ क्रम की। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको कि महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं वो कौन से इससे निकलती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। आज के बाद आपका सभी ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड, देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। देखो बेटा कुड़प्पा क्रम की चट्टाने में क्या हुआ कि वैज्ञानिक आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुडप्पा, जिसके नाम पर क्या है, इस चट्टान का नाम पड़ा कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। बात समझ में आ गई, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। यह चट्टान क्या है कि पूर्वी घाट के सहारे फैली हुई है। देखो ये है आपका, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये किसका, कौन सी चट्टाने हैं, ये है कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक, तो कुडप्पा क्रम की चट्टाने मैंने क्या देखा कि कुडप्पा क्रम की चट्टाने किसके सहारे फैली हुई हैं, विंध्यन पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी, आपको पता है कि ये पूरा पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत, तो पूर्वी घाट पर्वत के सहारे यहाँ पर यह स्थित है, किनारे किनारे स्थित है कुडप्पा क्रम की चट्टाने। अब एक चीज ध्यान रखना, इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब खनिज, कैल्शियम, चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर आखिर यहाँ पर होता क्यों पाया गया, अभी कभी आपने सोचा कि आखिर दो चट्टानें ऐसी हैं जहां चूना पत्थर पाया जाता है, एक हो गया विंध्यन क्रम की चट्टानें और एक हो गया कुडप्पा क्रम की चट्टानें। यहाँ पर आखिर कैल्शियम चूना पत्थर ही क्यों पाया जाता है, बलुआ पत्थर ही क्यों पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पाए जाते हैं बेटा। चलो इसको हम अभी बताते हैं, डेवलप करते हैं आपके माइंड कि जब कभी यहाँ पर पहले पूर्वी घाट पर्वत था नहीं, ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत को बाद में निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी क्या था, समुद्र था, समुद्र था और ऊपर भी समुद्र था। आपको पता ही है कि जब ये पूरा गोंडवाना लैंड अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, तो ये वाला भाग अभी निर्माण नहीं हुआ था, ये भाग अभी निर्माण हुआ। तो यहाँ पर कौन सा सागर था, टैथिस सागर था, और इधर बंगाल की खाड़ी का यही भाग था, दबा हुआ था, आगे तक था, जब ये यहाँ पर पर्वत नहीं था, पूर्वी घाट पर्वत नहीं था। तो भैया अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि इस यहाँ पर लगभग जब ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें हुई तो जीवों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, मतलब जीव समुद्र में पैदा होने लगे थे। तो समुद्र यहाँ पर भी था, समुद्र यहाँ पर भी था, ठीक है, दोनों जगह, क्योंकि पूर्वी घाट पर्वत था नहीं तो समुद्र ही था यहाँ पर। तो जब यहाँ पर जीव क्या हुए, मर गए, और मरने के बाद जब दबना स्टार्ट हो गए तो वो किसका रूप रख लिए, कैल्शियम बन गए। भाई कैल्शियम जीवों से ही बनता है, जीवों से तो कैल्शियम का निर्माण होता है। तो जो जीव बहुत सारे मरे तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम का निर्माण हुआ और वही क्या बना लिए, चूना पत्थर बन गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इन दो चट्टानों में क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आपको। तो हम यदि कहीं से भी निकालते हैं तो चूना पत्थर कहाँ से निकालते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें या फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जो कुडप्पा कहाँ है, आपके आंध्र प्रदेश जिले में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। अब हम इसका निर्माण देखते हैं कब हुआ। तो आपको मैंने पहले पहले लेक्चर पे इसी स्टार्टिंग में बताया कि जीवों का निर्माण सबसे पहले कब हुआ, कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कैम्ब्रियन काल। तो इस चट्टान का निर्माण किस काल में हुआ था, तो इस कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी जीवों की उत्पत्ति हो गई और हमने देखा कुडप्पा क्रम में भी चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो मैंने समझ गया कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इसका भी निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ होगा, और हुआ ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या मिलते हैं, कैल्शियम के चूना पत्थरों के भंडार पाए जाते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था, कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखो विंध्यन क्रम की चट्टानें कौन सी है, ये वाली है विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये वाली। ठीक है, रीवा पन्ना वाली जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें की बात करते हैं तो यहाँ इसका निर्माण कब हुआ था, सेल्यूरिक काल से लेकर कार्बोनिफेरस काल तक में इसका निर्माण हुआ था विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब विंध्यन क्रम की चट्टानें कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण हुआ इसका विंध्यन क्रम की चट्टानों का। यहाँ पर मुख्यतः
जो भवन निर्माण संबंधित सामग्री है वो कौन सी चट्टानों में मिलती है? तो विंध्यन क्रम के चट्टानों में मिलती है। कैसे? कौन कौन से? जैसे हो गया आपका बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक है, फिर चूना पत्थर हो गया। तो देखते हैं चूना नगरी किसे कहते हैं? कटनी को बोला जाता है, मध्य प्रदेश में पता ही होगा। तो वहां क्योंकि चूना बहुत ज्यादा निकलता है। सीमेंट हो गया, तो इन्हीं सीमेंट भी यहाँ से पत्थरों से निकाला जाता है। मैहर में सीमेंट का प्लांट है, सतना में सीमेंट का प्लांट है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि सीमेंट यहाँ से, तो जितने भी भवन निर्माण सामग्री संबंधित यहाँ पर सामग्रियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब यहाँ पर आपने आखिर ये सोचा होगा कि आखिर यहाँ पर ही क्यों पाई जाती है ये सारी सामग्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या था, पहले समुद्र था। यहाँ पर क्या था? समुद्र था, तैथिस भूसागर था, तैथिस समुद्र था, ठीक है। तो जब गोंडवाना अलग हुआ तो यहाँ से ये भाग का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जो जीव रहे होंगे भैया, यहाँ से मिट्टियां जो दबी होंगी, ठीक है, मिट्टियों से दबा होगी, तो जो जीव यहाँ पर समुद्र में रहे होंगे और दबने के बावजूद यहीं पर तो सारे हुए होंगे, पैदा मतलब दबे हुए होंगे। तो इन्हीं जीवों से क्या हुआ? चूना पत्थरों का निर्माण हुआ, बलुआ पत्थरों का निर्माण हुआ, जिसमें कैल्शियम की मात्रा हुई। भाई चूना में तो कैल्शियम, आपको पता ही है कि चूना में कैल्शियम होता है, तो इसीलिए ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। आ गई बात समझ में? तो जो भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही हमें क्या पाया जाता है, क्या मिलता है? भवन निर्माण सामग्री यहीं पर मिलती है, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? सेल्यूरिक, अभी मैंने आपको बताया सेल्यूरियन काल से कार्बोनिफेरस काल तक, कार्बोनिफेरस काल तक, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखो समझो बात को। वैसे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कैसे हैं? ये हैं गोंडवाना क्रम की, मतलब ये हमारा भाग ये वाला, ये पूरा पहले भाग था, ये जो त्रिभुज के आकार का था भाग इतना, ठीक है, दिख रहा होगा आपको मैप में। ये पूरा जो भाग था अपना, ये क्या कहलाता था? ये गोंडवाना क्रम कहलाता था। पहले भारत सिर्फ इतना था, इतना तो बाद में निर्माण हुआ है। सिर्फ भारत का निर्माण कितना था? भारत कितना था? ये। और ये किसके साथ? अफ्रीका महाद्वीप के साथ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ था। ये वाला भाग अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। क्या हुआ कि जब पृथ्वी में अचानक हलचलें हुई, ठीक है, हलचल होने के बाद जो यहाँ पर प्लेट आपस में टकराए और जिसके कारण ये वहां से क्या हुआ? अलग हो गया। अलग होने के ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते होते आके एशिया महाद्वीप पर टकरा गया, ठीक है। जब एशिया महाद्वीप से आकर ये टकरा गया तो ये भारत यहाँ पर इसका भाग हो गया। अब चीजें ध्यान रखना, ये मुख्यतः नदियों के किनारे ये पाई जाती है, जो मतलब नदी घाटी थे हमारे, तो नदी घाटी के मुख्यतः किनारे ये चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अभी हम समझाते हैं आगे। तो नदियों के क्या है, किनारे इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अब एक चीज ध्यान रखना कि आखिर ये नदियों के किनारे ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम तो ये पूरा इतना भाग था, तो आखिर यहाँ पर ही क्यों पाई जाती हैं? पूरे हर तो पाई जानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन चट्टानों में कोयला पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा इन चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए ये हमेशा नदियों के किनारे ही पाई जाती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमेशा नदी घाटी के किनारे ही पाई जाती है। क्यों? खुद सोचो कि भाई जहां नदियां होंगी, नदी घाटियां होंगी, तो उसके आसपास क्षेत्र में पेड़ और वन बहुत ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई? तो वो जब पेड़ कभी भी गिरेंगे, कभी भी धसेंगे, पेड़ नीचे दबेंगे, तो उनको किसके रूप में बदलेंगे? तो कोयले के रूप में बदलेंगे। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, कोयले का भंडार पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी चट्टानों पर पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और गोंडवाना क्रम की चट्टान आपको मैंने पहले ही बताया कि कब उसका निर्माण हुआ, जब कोयले का निर्माण हुआ। और कोयले का निर्माण मैंने अभी बताया, जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, कब हुआ था? आपका कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण होता है। तो इस चट्टान का निर्माण कब हुआ होगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण भी कार्बोनिफेरस काल में हुआ होगा, ठीक है। तो इसका गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ है? कार्बोनिफेरस काल में। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल तक के बीच में इस गोंडवाना क्रम चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, कोयला। और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें? ये मुख्यतः नदी घाटियों में पाई जाती है, नदी घाटियों में, ठीक है। नदी घाटियों के किनारे पाई जाती है, किनारे। मुख्यतः भारत में 3 नदी घाटियां हैं, ठीक
ठीक है, कौन कौन सी? ये हो गया आपका दामोदर, महानदी और गोदावरी। तो तीन मुख्य नदी घाटियों की कौन कौन सी? दामोदर नदी घाटी, महानदी और गोदावरी नदी घाटी। इन घाटियों के किनारे आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी के किनारे ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया दामोदर, ये हो गया महानदी और ये हो गया गोदावरी। तो ये तीन नदियों के किनारे कौन सी चट्टानें पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और इनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। मैंने बताया आपको कोयला कौन से काल में निर्माण होता है? कार्बोनिफेरस, स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि किस चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। क्यों पाया जाता है मैंने ये भी बताया, क्योंकि देखो अधिकतर मैक्सिमम पेड़ कहाँ होंगे? जहां पानी अच्छा होगा। ठीक है, तो नदियों के किनारे भी पेड़ अच्छे पाए जाते हैं। तो इसलिए भी क्या हुआ कि जब ये पेड़ आपस में दब गए, ठीक है, इनका अपर्दन हुआ, कट गए, बह गए, तो दब गए, तो इसीलिए यहाँ दबने से क्या हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। तो इसलिए इन चट्टानों में भी क्या है? कोयला पाया जाता है। इसके बाद दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप, देखो एक सेकंड, दक्कन ट्रैप की बात करता हूं मैं। दक्कन, देखो दक्कन का पठार है कहां? सबसे पहले ये देखो, ये महाराष्ट्र का ये वाला भाग है, ये पूरा दक्कन का पठार है। कुछ भाग आपका मध्य प्रदेश में आ जाता है, कुछ गुजरात में आ जाता है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये किसका है? दक्कन का पठार हो गया। ठीक है, तो दक्कन पठार में दक्कन क्रम की चट्टानें या दक्कन ट्रैप पाया जाता है। तो इसमें देखो कैसी चट्टान पाई जाती है। सबसे पहले ये देखो, मैंने क्या बताया कि गोंडवाना क्रम कितना था? ये गोंडवाना लैंड इतना था, ये पूरा भाग। और ये भाग कहाँ था? अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। आ गई बात समझ में? तो अफ्रीका से जब ये भाग जुड़ा हुआ था तो हमारा भाग क्या हुआ कि जब उसमें दरारें आई, पृथ्वी में हलचल हुए, प्लेट टकराई आपस में, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियन प्लेटों से टकराई, फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई। तो क्या हुआ? यहाँ पर हलचल हुआ और हलचल के बीच इनमें क्या हुआ? एक दरार आई, तो और जिससे ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हो गया हमारा ये भाग। पहले पता ही होगा कि पूरा भारत, पूरा सातों महाद्वीप एक जगह थे, जुड़े हुए थे, जिसे हम क्या कहते हैं? पेंजिया का पठार कहते थे। ठीक है, वो दो भागों में टूटा। कौन कौन सा? एक अंकारा लैंड हो गया और एक गोंडवाना लैंड। यानी सबका पिताजी कौन थे? पेंजिया के पठार। वो दो भागों में बदल गए। कौन कौन से? गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड। तो हमारा ऊपर वाला भाग क्या था? गोंडवाना लैंड था। और नीचे वाला भाग क्या था? ऊपर वाला क्या था? अंकारा लैंड। और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड कहाँ था? अफ्रीका महाद्वीप वाला भाग था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। आ गई बात समझ में? तो यहां से जब ये अलग हुआ तो धीरे धीरे अलग अलग होते होते कहां पर? एशिया महाद्वीप में आकर टकरा गया, एशिया महाद्वीप में जाकर बैठ गया। अभी भी इसका विस्तार जारी, उत्तर की ओर ये प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हलचलें जब हुई तो हलचलों के कारण यहाँ पर बहुत सारी गर्मियां हुई। नीचे हमारा जो पता है कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरी हुई है। तो जब यहाँ पर हलचल होने से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हुई, तो मैग्मा क्या हुआ? बाहर निकलना। वो दरारों से क्या हुआ? मैग्मा बाहर निकलने लगा। लावा जो होता है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर लावा है भरा हुआ, तो लावा क्या हुआ? और गर्म होकर ऊपर बाहर निकलने लगा। और एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर क्या हुआ? जम गया। वो परत दर यहाँ पर दक्कन का जो पठार था यहाँ पर हुआ क्या हुआ? जमना स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ? एक पठार का निर्माण हो गया। उसको हमने क्या नाम दे दिया? दक्कन का पठार। ठीक है, तो दक्कन का पठार कहां से हुआ? कैसे चट्टानों से हुआ? बेसाल्ट चट्टान, बेसाल यानी लावा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखना। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? लावा चट्टानों से या बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, और ये इसका निर्माण कब हुआ था? जब से आपको पता ही है कि पृथ्वी भारत से अफ्रीका से कैसे टूटी है? मेसोजोइक से। ठीक है, मेसोजोइक काल में इसका दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक, और क्रेटेशियस काल में भी इसका निर्माण हुआ है। तो लावा चट्टानों से निर्माण किसका होता है? कौन सा? दक्कन ट्रैप का निर्माण किस चट्टानों से होता है? लावा चट्टानों से होता है या बेसाल्ट चट्टाने से। क्यों हुआ? आपको पता है कि पहले मैंने क्या बताया कि ये पृथ्वी क्या थी? पूरा एक महाद्वीप में थी। जैसे आज 7 महाद्वीप है, ये पूरे एक महाद्वीप में थी। ठीक है,
तो वो महाद्वीप क्या कहलाता था, पेंजिया का पठार कहलाता था। अब पेंजिया का पठार क्या हुआ, जब दो भागों में टूटा, इनमें दरारें आई तो दो भाग, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, अंकारा लैंड, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। तो मतलब भारत कहां पर था पहले, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के साथ ये वाला जुड़ा हुआ था, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद फिर दरारें यहाँ पृथ्वी में जब हलचलें पैदा हुई, ठीक है, प्लेटें आपस में टकराई, तो प्लेटों टकराने के कारण क्या हुआ, ये और भागों में टूट गया, गोंडवाना लैंड और भागों में टूट गया, और ये उत्तर की ओर ऐसे प्रवाहित होने लगा और यहाँ पर आकर हो गया। पहले यहाँ पर भारत कहाँ पर था, यहाँ पर, और ये प्रवाहित होकर फिर भारत यहाँ पर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा बनी, मतलब गर्मी बनी, जिसके कारण हमारा जो लावा है पृथ्वी के अंदर वो बाहर निकलने, उन दरारों से क्या हुआ, बाहर निकलने लगा, और बाहर निकलने के साथ साथ क्या, हाँ, यहाँ पर परत दर परत जमने लगा और एक चट्टान का रूप, जब वो लावा ठंडा हो गया तो लावा ठंडा होने के बावजूद क्या, चट्टान बना। और चट्टान वो कौन सी चट्टान कहलाई, लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान है, जिसको हमने क्या, दक्कन का पठार जिस चट्टानों से निर्मित है वो कौन सा था, लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान। तो ये मुख्यतः भारत में 6 प्रकार की चट्टानों को हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताएं कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हम और अच्छे आपको वीडियो ला सकें। क्योंकि यदि आप हमारा उत्साहवर्धन करोगे, कमेंट करोगे आपको जानने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा आपको, यही कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिट स्टडी।